अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन, यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ बहुत खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैदे के अमराज पर। मैदा इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है जो हमारे निज़ाम हज़म को चलाने में मददगार साबित होता है। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, फिज़िकली डिस्टर्ब होते हैं। मैदे के अमराज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको पेश आती हैं? ब्लोटिंग हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है, देन आपको सीने में जलन, पेट की जलन, ये तमाम चीज़ें जो हैं जिस वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? बिकॉज़ आजकल हम जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, जिस तरह के हम निज़ाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई भी जंक फूड हमने ऑर्डर कर दिया, हम खाने पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और फिर हम जिस तरह का पानी आजकल इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी बैठ के पानी पी लिया, कुछ भी मशरूबात इस्तेमाल कर लिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। क्या इलाज मुमकिन है? क्या अलामात होती हैं मैदे के डिस्टर्ब होने में, और कौन सी अद्वियात हैं जो आप ले सकते हैं? ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे मैदे के अमराज पे। यकीनन पहले भी आप तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि मेन वजूहात क्या होती हैं मैदे के डिस्टर्ब होने में? अच्छा देखिए, कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? बिल्कुल कॉमन, एक्चुअली जब ये हमने टॉपिक सेलेक्ट किया उसकी वजह भी यही थी कि अलामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरा घर में जो है वो मैदे के हवाले से बात होती है, चाहे वो सीने में जलन हो, पेट में दर्द हो, गैस का फूलना यानी पेट का फूलना है, गैस बनना है ज़्यादा, बदहज़मी की शिकायत है, और ये होता है कि अमूमन जो खाया वो मैदे पे यहीं रखा हुआ मुँह पे। तो ये एक डेफिनेटली, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, और इसकी तरफ अभी तक कोई सीरियसली ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मैं सही बात कहूँ तो जंक फूड्स की हम बात हम भी करते हैं और जगह भी लोग तमाम सुनते आ रहे हैं इन चीज़ को, लेकिन इस पर अमल शायद मेरे ख्याल से 50% यानी बल्कि 70% नहीं हो रहा है इसके ऊपर अमल। और वही चीज़ों से कहते हैं ना, हम बाहर की जो, चलो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं जंक फूड्स है, चाहे वो बर्गर हो गया या पिज़्ज़ा हो गया या ड्रिंक्स हो गई। इसके साथ साथ जो चीज़ है ना, वो बच्चों में अगर हम कहें तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि चिप्स का इस्तेमाल, जो कि अनब्रांडेड जो चिप्स हैं और यानी पकोड़े टाइप की चीज़ें जो है ये अवेलेबल हैं, पापड़ टाइप के, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। उनका जो टेस्ट है वो डेवलप किया हुआ होता है, एसिड्स उसके अंदर शामिल किए जाते हैं, तो तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आप सोचें कि मुंह के अंदर ही जो है शुरू में ही जलन पैदा करना शुरू कर देती है अगर आप ज़्यादा खाएं। यानी हमने खुद भी एक दो दफ़ा ट्राई किया तो ऐसा लगा जैसे मुंह छिल जाना। और ये चीज़ सोचें कि जब वो मैदे की नाली से गुजरती है वो चीज़ और फिर मैदे में जाती है तो उसके किस हद तक नुकसान आते हैं। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। जो सबसे कॉमन आपने कहा कि अमूमन जो चीज़ देखने में आती है वो है सीने में। हम साथ ही साथ एक कॉलर भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं इस्मत बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मेरा ये सवाल है कि मेरी वालदा की जो टखनों में है ना, स्वेलिंग नहीं जाती। पहले हमने ये समझा कि बीपी शायद हाई होता है, इस वजह से है। बीपी वगैरह भी चेक किया, हार्ट की भी वो पेशेंट है, बीपी भी अक्सर उनका हाई रहता है, लेकिन परहेज करती हैं तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उनके ऐसे टखनों में पेन नहीं जा रही है, स्वेलिंग नहीं जा रही, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है उनके। अच्छा, घुटनों में है? घुटनों में और टखनों में दोनों में है या सिर्फ घुटने में है? नहीं, टखनों में है। टखनों में पेन रहता है, टखनों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, वेट कितना है उनका? वेट ज्यादा है? वेट इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। परहेज करती हैं, डाइट पे भी रहती हैं, यानी वॉक वगैरह भी करती रहती हैं। शुगर बॉर्डर लाइन पे रहती है, 6.2 आई थी अब, और कोलेस्ट्रॉल 211 आया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? जी जी, वो इजी कोई नाम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि किडनी का कभी कोई टेस्ट करवाया है, गुर्दों का? जी, अब वो पेन का वो जो पूरा कंप्लीट टेस्ट है वो करवाया है, तो वो चेक किया, वो भी सही आया है, और यूरिक एसिड 4.2 आया है। सही है, ठीक हो गया। अब देखिए, क्योंकि इस टाइप की जो अलामात आ रही हूँ जिसमें सिर्फ टखनों में अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहले एक चीज़ ये कि जो स्वेलिंग है उसके ऊपर अगर अंगूठा रख के आप 30 सेकंड तक दबा के रखें और हटाते हैं तो क्या गड्ढा पड़ा रहता है? में था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। शुरू में बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि बीपी जो है अब ठीक है, नॉर्मल है।
सही है। अच्छा, मैं चाहूँगा इफ़त आप प्रोग्राम के बाद आप 1 से 2 बजे के दरमियान कॉल कीजिएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन है आप उनसे शेयर करें, ठीक है, जो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रही हैं, और उसके बाद फिर ये है कि मज़ीद इंशाल्लाह मैं इस हवाले से एडवाइस कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कुछ ही देर में कॉल कर, डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ जी, क्या सवाल है आपका नफीसा जी? मेरा कब्ज के मुतालिक सवाल था। मेरी बच्ची मतलब 5-6 साल से उसको कब्ज की बहुत शिकायत है। काफ़ी जगह से हकीम, डॉक्टर सबसे इलाज करवाया है, लेकिन इसका कब्ज सही नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि इसके सर में भी दर्द रहता है, और इसकी जो ज़बान है, ज़बान में भी जैसे समझे कि जैसे ब्लैक, रेड और पर्पल, इस तरह की जैसे इसकी ज़बान पैचेस बन रहे होते हैं। हाँ, कितनी उम्र है इसकी? उम्र 19 है, 19 साल की है ये। ठीक है, ठीक है। और ये समझे कि 4-5 साल से तकरीबन मैं कोशिश में ही हूँ, मतलब ये जैसे इसको कब्ज की शिकायत दूर नहीं हो रही है जैसे। ठीक है। हाँ। अच्छा, बाकी ये कि खाना पीना कैसा है पूरे दिन में? खाना पीना ये अपने तौर से मतलब सही खा लेती, यूँ भी नहीं है कि चलो कम भूख लगती हो, ऐसा कुछ नहीं है। पानी भी ज्यादा से ज्यादा इसको पिला रही हूँ। अच्छा, इसका पेट का पूरा अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था, तो बताया कि इसके गुर्दे में जैसे हल्की सी रेत होती है ना, वो जैसे शो हुई है इसमें जैसे। ठीक है। तो उसके लिए भी मैं इसको पिला रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पिला रही हूँ, लेकिन कब्ज की शिकायत इसकी कम नहीं होती। तो कोई ऐसी गिज़ाएं बताएं जो इसको मैं खिलाऊं, या ऐसी गिज़ाएं जो इसको ना खिलाऊं। जी जी, बिल्कुल सही है। मैं गिज़ा के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको अभी एडवाइस कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। बाकी ये है कि अगर आप कुछ अपना इसमें इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट शेयर करना चाहें तो प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लीजिएगा। देखिए, कब्ज कॉन्स्टिपेशन भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, उस पर भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इसमें डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से। सिर्फ मैं एक रफली आपको बता दूं कि जितनी भी हाई फाइबर डाइट्स हैं, जिसमें हम वेजिटेबल सब्जियों का इस्तेमाल कहते हैं, सब्जियां और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, बनिस्बत मैदे से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल की जाएँ, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे अब ये बिस्किट्स हैं या जितने भी आर्टिफिशियल टाइप की चीज़ें जो बनी हुई हैं वो अवॉइड करेंगे, ब्रेड भी अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक अफाका रहेगा। शहद का इस्तेमाल जो है वो रेगुलरली कर लें। रात के वक्त जो है एटलीस्ट 1 बड़ा चमचा जो है वो शहद इनको पानी में डाल के या वैसे चाहें तो पिला दें। इंजीर, दूसरा जो है वो इंजीर का इस्तेमाल किया जाए। ये 2 चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। बाकी अगर मेडिसिनल सपोर्ट चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। डॉक्टर साहब, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम्प्लीटली देखिए, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एक्चुअली जो रफेजेस हैं, जब हम कहते हैं कि एक ज़बान में को भी छोड़ दें, मैं एक बहुत ही रफ एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल अलग से। जब हम पैरों को या हाथों को साफ करते हैं तो हमें एक रगड़ चाहिए होती है। हम कहते हैं, चाहे वो झामे का वर्ड जो यूज़ किया जाए कॉमनली, या पत्थर होता है, कि ताकि इसकी जो इसमें अगर चिकनाहट आ गई उसको क्लियर किया जाए। इसी तरीके से आंतों का भी ये है कि जब हम ये मैदे से बनी हुई चीज़ें जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक समझे स्टिकिंग हो जाती है पूरी थ्रू आउट, तो हमारी जो आंतें हैं वो स्लिपिंग इफेक्ट देती हैं। उसके साथ साथ ये चीज़ जो है आगे जाके कॉन्स्टिपेशन डेवलप करती है। जितनी भी हाई फाइबर डाइट्स हैं जो हम दी जाती हैं, तो वो एक तो स्लिपिंग इफेक्ट भी उसका अच्छा बढ़ता है, और दूसरा ये कि एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये एक रूटीन बना लेना चाहिए, वेजिटेबल्स की फॉर्म में हो। इवन हम गंदम की बात करते हैं तो जो चक्की का आटा है उसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मैं शानवार बात कर रहा हूँ। डॉक्टर से ये पता करना है कि मेरी कुछ दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अजीब खराब हो गई थी, खांसी था और बलगम बहुत ज़्यादा गले में है। तो डॉक्टर से पता करना है कि बालों में खांस रहा हूँ, बलगम आ रहा है, ठीक है, वाइट है और कभी ग्रीन टाइप का, और गला बिल्कुल खुशखिशा जाता है। पीछे 1 महीने से मैं दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाया था अली क्लिनिक में। जी जी। तो आप बुखार भी है साथ में आपको? नहीं, बुखार नहीं है। कोई और अलामात नहीं है सिवाय इसके कि आपके जो है वो बलगम ज्यादा बन रहा है? हाँ, सिर्फ बलगम ज्यादा बन रहा है, बाकी इसके अलावा कोई अलामत नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने से ये है। ठीक हो गया, ठीक है। चले, मैं आपको इसका रिप्लाई भी करता हूँ इंशाल्लाह इस हवाले से। और दूसरा ये है कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, तो अगर मेडिसिन कोई एडवाइस करनी हुई, सजेस्ट करनी हुई, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कर दूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हम ले लें, फिर साथ ही साथ इनके जवाबात ले लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मारिया, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी, मेरा सवाल है कि मैं जब भी खाना खा लेती हूँ, खासकर रात का जब खाना खाती हूँ, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि वॉमिटिंग मुझे आती है, में इस तरह बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी?
जी मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल है। अच्छा, जो है रात के खाने में नॉर्मली, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप रात को ज़्यादा चिकना होता है खाना में, चिकनाई है यानी सालन का इस्तेमाल आप करती हैं, रोगन मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करती हैं या नॉर्मल रखती है डाइट को? शायद आवाज़ मेरे ख्याल से जी मुझे आवाज आ रही है। मैं नहीं नॉर्मली खाना खाती हूँ, बल्कि अक्सर मैं रात का खाना खाती भी नहीं हूँ, ब्रेड ही यूज करती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद जो है वो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैदे पे मुंह में रखा है, हजम नहीं हो रहा है? हाँ जी, बल्कि वॉमिटिंग ज्यादा फील होती है कि उल्टी सी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, ज़्यादातर कॉमनली जिनको खाने के बाद थोड़ा सा वॉमिटिंग टाइप की फील होने लगती है, इसकी दो वजूहात हैं जो ज़्यादा कॉमन है। वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, जो कॉमन है एक तो ये है कि बाज़ औक़ात जो हमारे PND जिसे हम पोस्ट नेज़ल नज़ला पीछे से गुजरता है हालांकि, तो वो बाज़ वक्त जो है आपको वॉमिट सा फील करवाता है, एक चीज़। दूसरा ये है कि गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक में सोजिश हो जाना, मैदे में सोजिश हो जाने की वजह से मैदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि जैसे आपके कोई भी जलन, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि आपके अगर कोई चीज़ छिल गई है, हाथ में जलन हो गई, तो आप उसमें पानी भी बुरा लगता है, पानी भी टच नहीं करना चाहते। इसी तरीके से मैदे, डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि चावल खाने के बाद मुझे ज्यादा ये महसूस होता है। ठीक हो गया। पानी निकालने के बाद चावल का इस्तेमाल करते हैं, पानी मतलब निथार के चावल बनाती हैं? नहीं, ये एक तो काम शुरू करते हैं कि पानी चावल आप जरूर खाएं, क्योंकि चावल में नुकसान नहीं है, लेकिन जो स्टार्ची जो है थोड़ा सा उसका अगर आप वेस्ट आउट कर देंगे, जो पहला बॉयल आ जाता है पानी, एक कहते हैं ना 1 से 15 मिनट पकाने के बाद जो पानी है उसको ज़ाया कर दें, उसके बाद सिर्फ उसको फिर दम पे रखें। वो चावल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इतना गैसेस प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो बादीपन जिसे कहते हैं वो खत्म होगा। ठीक है, मुझे कोई बता दें, मतलब दही का इस्तेमाल ज्यादा करूं? दही का मैं जी हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, आप ये प्रोग्राम देखते रहिएगा, इसमें ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे, आपके सवाल काफ़ी सवालों के जवाब इसमें इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि वो रात का खाना जो है वो अक्सर नहीं खाती, तो डाइट स्किप करना, मील स्किप करना वो कितना नुकसान दे? क्योंकि ऑब्वियसली मील को स्किप ना किया जाए। हाँ, मैं तो डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से भी कहता हूँ, इवन जो वेट रिडक्शन करना चाहते हैं वो भी मील स्किप नहीं करें, नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दें, भले चाहे 4, 5, 6 आप पीस कहते हैं ना सेटिंग्स के अंदर जो है वो खा लें, बिल्कुल आप पोर्शंस में खा लें, लेकिन स्किप करने का मकसद ये होता है कि स्टारवेशन में आप जा रहे होते हैं और फिर बाद वक़्त उसमें आप ज़रा से भी कोई चीज़ खाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, एक चीज़। और दूसरा, जैसे अभी उन्होंने कहा दही का इस्तेमाल, रात को दही का इस्तेमाल कम करें, दही का इस्तेमाल रात दिन में रखा करें, सुबह और दोपहर में दही का इस्तेमाल बढ़ाएं, ठीक है, रात के वक्त दही का इस्तेमाल नहीं करें, कोशिश करें। ऑयली अगर आपने समझ रहे जब तो ऑयल बनता है, ऑयल में चीज़ें बनती हैं, तो आप थोड़ा अर्ली खा लें, ठीक है, और खाने के साथ जो है खाने के फौरन बाद पानी ना पिएं, कम से कम 35 to 40 मिनट तक पानी का इस्तेमाल नहीं करें, काफ़ी हद तक आराम आएगा। ठीक है। और सर सोने में और खाने में जो है वो ड्यूरेशन आपका थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, डिफरेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो हजम भी हो जाता है इस सिलसिले में। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, आप कुछ वजूहात भी बता रहे थे और अलामात भी बता रहे थे। जी देखिए, इसमें जैसे हमने कहा कि सीने में जलन जो होना है, अब होता क्या है कि जो नाली है मैदे की, वो और स्टमक यानी जो मैदा है, इसके दरमियान एक पूरा समझे गेट सा है जिसे इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये जो है ना बंद होता है नॉर्मल हालात में, यानी जो भी आपने पानी भी पिया या निवाला खाया तो उसके जैसे ही वहां से गुजर गया उसके बाद वो जो सुराख है, जो छेद है, वो बंद हो जाता है। अब नॉर्मल हालात में तो ये सही है कि बंद जब होता है तो ऊपर की तरफ उछाल नहीं आएगा, मैदे के अंदर बहुत शदीद तेजाब होता है जो कि आपके प्रोटीन्स को डाइजेशन के लिए और दूसरी चीज़ों के डाइजेशन में मदद दे रहा होता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, समझे बंद है ढकना, तो अब आप मूव हो रहा है अंदर सारी चीज़। लेकिन आहिस्ता जब हमारी ओवर ईटिंग होती है, ओवर ईटिंग के साथ साथ हम पानी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, तो ये स्ट्रेच होता है मैदा, जब ये स्ट्रेच होता है तो एक इसका जो मुंह है बंद होने की सलाहियत वो एक हद तक है, उसके बाद वो लूज पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब ये मिक्स कर रहा होता है स्टमक में खाना, तो वो उछाल पैदा करता है, जो उछाल है उसमें खाना भी ऊपर आता है प्लस साथ में तेजाब भी आ रहा होता है जो कि खाने में मिल चुका होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन जो है, जो मैदे की प्रोटेक्शन है अंदर, तो स्टमक में तो कुदरत ने बहुत अच्छी थिक लेयर दी है म्यूकस की, जो कि तेजाब से बचा के रखती है, लेकिन जो मैदे की नाली है इसमें प्रोटेक्शन बहुत कम होती है, बहुत थिन लेयर होती है। इसी वजह से अगर ज़्यादा तेजाब बार बार आएगा तो वो वहाँ पर डैमेज करना शुरू कर देता है आपके मैदे की नाली को, जिसे इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी हार्ट बर्न, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी, हार्ट बर्न है जी, सीने में जलन हो रही है, जलन, exactly। तो वो जलन का एहसास इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि तेजाब, ऊपर प्रोटेक्शन इतनी है नहीं और तेजाब उछल के ऊपर आता है और फिर वो जलन करना। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि अल्सर क्या होता है, ये जलन आप बता रहे हैं वो? देखिए, अल्सर जो है वो फ्रैंक डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी कि प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं कि जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है स्टमक की वो हट जाए,
वो हट जाए। और ऐसी सूरत में यानी स्टमक की 5 लेयर्स हैं, उन लेयर्स में से जो सबसे ऊपर वाली है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, वो अगर हट जाएगी तो अंदर की जो लेयर्स हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और सिरोजा, ये तमाम लेयर्स हैं जो कि इंतहाई स्ट्रेंथ होती है इस स्टमक की ना। अगर कोई कॉलर हो तो मुझे जरूर नहीं, कॉलर नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें ब्रेक पे जाना है कुछ ही देर अच्छा में। ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, लेकिन जब ये अब इस एसिड उस पर एक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा शदीद जलन होगी डेफिनेटली, क्योंकि वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। यही चीज़ हमारी मैदे की नाली में हो रही होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगी कि किस नौयत का जो दर्द है वो होता है जब आप अल्सर का शिकार होते हैं, लेकिन इसका जवाब आप हमें ब्रेक के बाद दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ पे मैदे के अमराज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, वंस एन अल्सर पेशेंट ऑलवेज एन अल्सर पेशेंट। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अल्सर में किस नौयत का दर्द होता है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। जी देखिए, गैस्ट्राइटिस और अल्सर में थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस तो एक सिंपल इन्फ्लेमेशन है, और जैसे क्या ना, एक हल्की सी झिल्ली ऊपर की लेयर मामूली सी हटी है प्रोटेक्शन, और उसकी वजह से पेन हो रहा है। लेकिन अल्सर जब हम बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन है, यानी वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन की लेयर है ही नहीं बिल्कुल भी, और एंटायर थिकनेस यानी पूरी उसकी जो उसकी चौड़ाई है उस हद तक जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं, और एसिड जो है वो डायरेक्टली आपकी जो अंदर की लेयर्स हैं स्टमक की उसको डैमेज करना शुरू करता है। तो जो पेन की सिवियरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है। सिंपल गैस्ट्राइटिस में आपके इस जगह पे, अच्छा इसका जो मैदे का मुंह है वो एक आसान लफ्ज़ों में, ये जो सामने सीने की हड्डी है, जहाँ पे ये हड्डी ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद जो नरम हिस्सा है, समझे यहाँ से मैदे का मुंह स्टार्ट होता है। सही। तो इस जगह पे अमूमन दर्द होने लगता है कुछ लोगों को यानी इसके इर्द गिर्द अगर एक पूरा रेडियस बनाया जाए 4 इंच का, तो इस जगह पे अगर दर्द हो रहा है, एक वेग सा, एक दुखन सी हो रही है, तो वो तो आपके गैस्ट्राइटिस का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ इंतहाई सीवियर फॉर्म में हो और पेशेंट से एक पल भी जिसे कहते हैं चैन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता अल्सर तो नहीं हो गया है, यानी डिसकंटिन्यूएशन तो नहीं हो गई है, और एसिड जो है मुस्तकिल तौर पे वो जला रहा है। ठीक है। ये इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है, सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि अल्सर बाज़ औक़ात इस हद तक शदीद होते हैं कि वो मैदे की पूरी दीवार को एंटायर जो कहते हैं ना लेंथ है उसकी, वो बिल्कुल उसको छेद कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, और फूड कंटेंट बाहर आ सकता है। तो ये एक बल्कि एक इमरजेंसी कंडीशन है और लाइफ थ्रेटनिंग है, तो ये ऐसी सूरत में तो फिर ऑपरेट किया जाता है और बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। काफ़ी डेंजरस है। इस डॉक्टर साहब ये भी पूछेंगे कोई मेडिसिन है, कुछ इसका इलाज है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि मुझे ना पेशाब में जलन भी होती है, रुकावट बहुत होती है पेशाब की, और गैस की तकलीफ भी होती है, गैस में कमी आ रही है। ठीक है, यानी आपको एक तो खिंचाव होता है, उसके अलावा जलन भी है। ठीक है, जलन नहीं है, पेशाब की रुकावट है जैसे। अच्छा। और है ना, पेशाब में रुकावट है, पेशाब कम आ रहा है मेरे को। अच्छा। और गैस की भी कमी है। ओके, गैस भी कम आ रहा है। अच्छा, यूरिन में पास नहीं होता यूरिन है। में इनको प्रॉब्लम है जी। ठीक हो गया। ठीक है। जी समझ में आ रहा है। जी, मुझे ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ गई, बिल्कुल सही। आपने जो अभी कंप्लेंट बताई है उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, क्योंकि जो आपने कंप्लेन है उससे रिलेटेड कुछ सवालात आपसे पूछूंगा डिटेल में कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से है, साथ में उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं। और फिर ऐसी सूरत में 2 तरीके हैं, या तो आपने क्लिनिक करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और अगर इनकेस नहीं कांटेक्ट हो सका तो फिर आप 1 से 2 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके लिए डिटेल में एडवाइस दे सकूंगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं जो फीमेल में वैसे ही कॉमन होता है। तो इस सूरत में फिर एंटीबायोटिक की सपोर्ट भी दी जाती है। ठीक है, और मजीद को एक आध मेडिसिन और ऐड की जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, वकास नाम है मेरा जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मुझे बेसिकली 10 to 12 इयर्स हो गए हैं, मेरा ये ब्लॉटेड स्टोमिक है काफी ज्यादा, और काफी गैस रहती है, और तेजाबियत वगैरह बहुत सारी रहती है मैदे के अंदर, और कई दफा इस तरह होता है मैं लेमन वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ तो वो गैस तेजाबियत ऊपर आ जाती है और बड़ी
अजीब सी कंडीशन हो जाती है जैसे अभी कुछ होने लगा। ठीक है। तो इसलिए काफी मुझे परेशानी होती है। तो काइंडली ये बहुत ईयर से मेरा मसला है, बहुत सालों से। अभी तक ये मैं बहुत से अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखा चुका हूँ। डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब हैं हमारे चीफ इधर लाहौर में, लेकिन फिर भी और बहुत सारी हकीमी नुस्खे सब कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा। ये मेरा मसला ठीक नहीं हो रहा। कितनी उम्र है वकास साहब आपकी? उम्र कितनी है? 35 एज है। यू आर माशाल्लाह क्वाइट यंग। और उस ऐसी उम्र के अंदर इस टाइप की कंप्लेन, एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई परेशानी है? नहीं, एंजाइटी वगैरह तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस तरह बिल्कुल होता है कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने हेल्थ के हवाले से। हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। ठीक है, चलिए वो तो अच्छी बात है। आप अपना हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए है। अब बस उसको ये कि जहन पे इस हद तक सवार ना करें कि वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो, एक बात। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि आपको प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस भी है, गैसेस प्रोडक्शन भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और पेट के फूलने की भी शिकायत है। तो इसमें कई वजूहात हो सकती हैं। देखें, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, ऐसी सूरत में यानी कि जिससे आपका ताल्लुक सोच से होता है, ऐसी सूरत में आपकी आंतों की मूवमेंट जो है वो मुतासिर हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो गई है, हो सकती है। और उस सूरत में बाज़ वक़्त दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि कभी कुछ केसेस के अंदर आंतों की जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इरिटेशन करती है, जो कि फिर डायरिया भी हो सकता है। सॉरी। और दूसरी कंडीशन जो है उसके अंदर गैस्ट्रोप्रेसिस जिसे हम कहते हैं कि यानी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, आंतों की जो मूवमेंट है वो स्लगिश हो जाती है, हल्की पड़ जाती है। तो फिर कहते हैं कि पेट का फूलना, या आपने खाना खाया और सब मैदे के मुंह पे रखा हुआ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ऐसी सूरत में मेडिसिनल सपोर्ट बहरहाल दी जाती है, और इसके अलावा भी मेडिसिन है जो एडवाइस की जाती हैं, ताकि कॉम्बिनेशन होता है, ताकि उससे जो है इस जो ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उससे उसमें बेहतरी आए। तो मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा एक से दो के दरमियान, तो इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी फिर इसके एडवाइस करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मुनव्वर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका मुनव्वर साहब? ये मेरे को गैस और कब्ज का प्रॉब्लम है। ठीक है जी, इसके अलावा कितनी उम्र है आपकी मुनव्वर साहब? 35 साल उम्र है। आप चलना फिरना कैसा है आपका? ये चलना फिरना नॉर्मल है। ठीक है। और मेरे का प्रॉब्लम रहता है बहुत ज्यादा, मेरा वो गैस कब्ज बहुत हार्ड रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी मैं अभी बात कर रहा था और मैं करूंगा इंशाल्लाह डिटेल में। तो कुछ चीज़ें जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं या सवालात हैं उनके जवाब भी इंशाल्लाह मिलेंगे। कोशिश होगी कि इसका एक ऐसा मसले का हल बताया जाए जिससे आपको काफ़ी हद तक, जिनको ये शिकायत हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन होना या गैसेस का बनना, तो कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है और कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, मैं कहूँगा कि जो हम इस्तेमाल करें, जो घर में हमारे पास ऐसी अशिया मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक इसमें आराम आएगा। प्लस जहाँ पर मेडिसिन की सपोर्ट के ताल्लुक है तो उसके लिए आप फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 या 2 के दरमियान। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी, मैं मुल्तान से अंजुम महबूब बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा मैदे का मसला है। मैंने ये पूछना था मैदे के बारे में, क्योंकि 1.5 साल हो गया मेरा मैदे का बहुत ज्यादा मसला है। तो ना मेरा यानी कि ये मसला कि उल्टी साइड से हल्का हल्का दर्द होता है, फिर पीछे को चला जाता है, फिर ऊपर को आ जाता है, और साथ में सुबह सुबह उठती हूँ फिर मतली होने लग जाती है। जी, मतली होने लग जाती है सुबह सुबह, और साथ में 2-3 तकरीबन 15 मिनट वक्फे के बाद 3 मरतबा यानी कि मोशन आ जाता है। ये तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो गया, नहीं आराम, और हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो ना खाने पीने को कभी दिल करता है, कभी नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो अब ये बहुत ज्यादा मसला। अच्छा, शुगर आपने चेक करवाई है अपनी? जी, शुगर नहीं चेक करवाई। शुगर एक ज़रा चेक करवा लें एक दफ़ा, एक फास्टिंग यानी खाली पेट शुगर चेक करवाइएगा। रात 10 बजे से खाना पीना बंद करके सुबह 8 बजे आप एक शुगर चेक करवाएं, ठीक है?
और फिर इसके साथ साथ फिर जो आप ये डेफिनेटली प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो शुगर टेस्ट करवाने के बाद आप रिपोर्ट भी मुझसे शेयर कीजिएगा। 1 घंटे के बाद प्रोग्राम की वैसे भी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको और मजीद एडवाइस कर दूंगा। ये जो कंप्लेन है ना नाज़मीन कि जिसमें मैदे पे खाना रखे रहना और गैसेस का बनना, इसमें जो मैं बार बार ये कहूँगा कि 2 बड़ी वजूहत है। एक तो हमारा वॉकिंग फिजिकल एक्टिविटीज रिड्यूस हो रही है। नॉर्मल हालात के अंदर भी हम खाने के 1 घंटे के, मैं ये नहीं कहता खाने के फ़ौरन बाद चले, मैं मना करता हूँ इस चीज़ को। खाने के 1 घंटे के बाद आप चलना फिरना जब रखें तो ज़रूरी है, वरना अगर आप खाने के 2-3 घंटे तक आप बैठे रहेंगे तो आंतों की मूवमेंट जो है ना वो स्लगिश होगी। और जो आप फ़र्ज़ करें, क्योंकि जो भी आपने आज खाया है वो फौरी तौर पे नीचे नहीं पहुंच रहा होता, जो 1 दिन पहले का है वो मज़ीद नीचे होना चाहिए। तो इसकी जो कांस्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि एनल वर्ल्ड जानी चाहिए, यानी जी नीचे की तरफ जानी चाहिए, वो रुक जाती हैं। तो डेफिनेटली जब नीचे ही इवैक्यूएट या खाली नहीं होगा तो ऊपर से कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, आपको फिजिकल एक्टिविटी तो वैसे भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन में से कुछ एक टाइम आप अपने लिए निकालें ज़रूर और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए या वॉक कर लिया कीजिए, तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अल्सर की, तो कोई दवाई है ऐसी, कोई अद्वियात मौजूद है जो हमें आराम दे सकें? देखिए, अल्सर की तो पहले हम कॉजेज़ की बात करते हैं। दवाई पे हम उस वक्त आते हैं कि जब पहले हमें वजूहात पता चल जाएँ। मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी अल्सर होता है। तेज़ाबियत, यानी आप मैदे को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें स्टमक के अंदर जो एसिड की सेक्रीशन है वो ज़्यादा हो रही है नॉर्मल से, ठीक है। तो उस सूरत में बार बार होने की वजह से वो फिर अटैक करना शुरू करता है, वॉल्स को डैमेज करता है। दूसरा, एक बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जिसे एच पायलोरी टेस्ट भी अब बहुत कॉमन है, लोगों में अवेयरनेस डेवलप हो गई है। एक ज़माना था कि एच पायलोरी बहुत रेयर टेस्ट होता था, तो एंडोस्कोपिक जब हम करते हैं और एंडोस्कोपिक इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कॉलर भी ले लेते हैं साथ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब, हम किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो इन चीज़ों से, गैस से और दूसरी चीज़ों से महफूज रहें? बिल्कुल, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। देखें, जहाँ तक ग़िज़ाओं का ताल्लुक है, जितनी भी प्रोटीनस डाइट्स हैं जिसमें हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चिकन की शक्ल में हो, चाहे वो बीफ हो या मटन हो, तो इसमें एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जो ग़िज़ाओं में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, गैस ज़्यादा बनेगी। ये बिल्कुल एक बहुत रफ से एग्जांपल दूंगा, इसको समझिएगा कि अगर हम फर्श के ऊपर नॉर्मल तेजाब, जो फर्श साफ करने का तेजाब है, जब हम वो डालते हैं, आपने देखा उसकी गैसेस बनती हैं थोड़ा सा जब पानी के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरीके से स्टमक में जब एसिड रिलीज होता है और जब फूड कंटेंट जाता है, तो जिस टाइप का फूड जाएगा उस हिसाब से जो है वो रिएक्शनरी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि पेट को फुलाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम लो फैट डाइट लें, फैट्स का इस्तेमाल कम करें, प्रोटीन्स का इस्तेमाल कम रखें, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाएं, जो डायबिटिक नहीं है मैं उनकी बात कह रहा हूँ, और वेजिटेबल्स और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, कम मिर्च, कम और घी का इस्तेमाल करेंगे यानी ऑयल का, तो डेफिनेटली आप में तेजाबियत का जो बार बार हो रही है इसमें फ़र्क आएगा। और पानी क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, मैं इस पर भी बात करूँगा। जी नाज़मीन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, तनवीर बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। जी तनवीर साहब। जी क्या जी डॉक्टर साहब से ये पता करना था कि हर तीसरे चौथे रोज मेरे रात को सोते हुए ये पेट, ये पानी सा जैसे आता है ना, गले तक पहुंच जाती है बाजू का, ये एक जी जी, तो वो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे गले में ना मिर्चों वाली चीज लगी है। बिल्कुल, खास तौर पे उस सूरत में जब 1-2 रोज के बाद, 3-4 रोज के बाद ये आती है सूरत हाल। अगर एक आध बोटी भी गोश्त की एक ज्यादा पीस ले लूं, वैसे मैं आमतौर पर गोश्त कम खाता हूँ, सिर्फ एक आध पीस लेता हूँ जी, छोटी सी बोटी, अगर एक आध ज्यादा ले लूं तो ऐसे होता है। और तली हुई चीज मेरे लिए काफी तकलीफदेह हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तीसरा ये है, मेरी एज जो है वो 69 है माशाल्लाह। हालांकि मैं थोड़ा वॉक भी करता हूँ, इसके बावजूद ये ऐसे होता है, सीधा लेटा रहूं तो कुछ अर्सा रिलीफ मिलता है, जैसे ही करवट लेता हूँ तो मुझे वो तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें जी जी मैं चाहूंगा, देखें 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि उनसे कुछ और पूछना है क्योंकि अभी हम फिलहाल मैं इनका जवाब भी देता हूँ। ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। फिलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थे ब्रेक से पहले, उनका जवाब आप दे दें प्लीज़। जी, जो रहीम यार खान से अभी बात कर रहे थे, उन्होंने तनवीर साहब ने उन्होंने पूछा था कि वही तेजाबियत ऊपर की तरफ आ रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो मैदे का मुंह है वो लूज पड़ जाता है। अच्छा, बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल और भी समझ लें कि दूध की एक थैली और उसमें पाइप लगा हुआ हो, और वो पाइप अगर नीचे की तरफ होगा तो दूध वापस की ऊपर आके तरह आएगा ना। पानी भी है, जो चीज़ ऊपर की तरफ। अब इसको उठा के रखना है। इसको उठा के रखने का तरीका ये है कि यानी आप तकिया जो है वो थोड़ा सा मोटा तकिया रखेंगे, ऊंचा तकिया रखेंगे, ताकि ये तेजाब उल्टा ना जाए। एक चीज़ अगर ये नहीं पॉसिबल है तो पूरे ही बेड को, फुट एंड को यानी सिराने को आपने उसके पाए से उठा लेना है 2 से 3 इंच तक, ताकि कांस्टेंट स्लोप बरकरार। क्योंकि बाद में ऐसा होता है हमारे तकिए से सर नीचे जो है वो चला जाता है और ऐसी सूरत में दोबारा तेजाब ऊपर की तरफ आता है। खाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करें। बाकी अद्वियात की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ सकती है मेडिसिन की, जिसके लिए वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैदे में खाना कितनी देर तक रहता है और वो कौन सी ऐसे खाने हैं जो बहुत टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में? जी देखिए, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वैसे ऑन एन एवरेज 1 आवर एंड 20 मिनट्स है। लेकिन ये वेरी करता है, अगर मैं कहूँ 20 मिनट से लेके 2 आवर्स तक। डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपने खाया क्या है, ठीक है, और कितना खाया। मतलब एक चीज़ है कि क्या खाया और कितना खाया। जब हम फैट कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन्स का यानी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाते हैं और चिकनाई का, तो ऐसी सूरत में वो 1.5 से 2 घंटे तक भी मैदे में रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज। इसमें एज फैक्टर भी आ जाता है कि यंग एज के अंदर कहते हैं ना हम खाया पिया और हजम किया वाली बात, तो उसमें डेफिनेटली उसकी जो ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। जब ब्लड सप्लाई आपकी बेहतर होगी, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उन्हें एडवाइस ये की जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कि थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खा लें, बजाय इसके कि एक साथ बहुत ज़्यादा खाएं, क्योंकि हैवी पड़ता है, ब्लड फ्लो जो है वो स्टमक की तरफ ज़्यादा होता है, तो फिर दूसरी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम शो के इख्तिताम पे जाएंगे। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को? देखिए आज का भी बता दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज क्योंकि हम गैस्ट्रिक, वैसे तो इंशाल्लाह हम पूरे 2-3 दिन में चाहूँगा कि हम स्टमक के हवाले से जो भी बीमारी, अभी तो इसमें कॉन्स्टिपेशन, IBS और बहुत सारी हम इंशाल्लाह डायरिया की बात करेंगे। लेकिन ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसमें ऊपर की तरफ खाना आता है, इसका एक वजह बस समझ लें, क्योंकि मैदे के मुंह जो है वो ढीला हो रहा है, और उसकी वजह कि हमने इसको इतना बैलून को बढ़ा कर लेते हैं स्टमक के कि उसके बाद ऊपर का भी स्ट्रेच हो रहा है। तो हम खाना अगर कम करते जाएंगे अपना क्वांटिटी को, तो ये वापस बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बस इस चीज़ का ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह फिर इसी हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके कीमती टाइम के लिए। और नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि कल भी हम इसी हवाले से बात करेंगे, मैदे के अमराज से बात करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आज आप नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, तो आप हमें कल भी कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपकी मैदे के हवाले से जो भी पूछना चाहें। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे जो है वो ध्यान दीजिए। गैजेट से थोड़ा दूर रहिए, कोरोना चल रहा है, एहतियात भी कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।